दोस्तों, गांधी जी को 1919 में ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद गांधी जी के द्वारा 1919 का जो अधिनियम आया था जिसमें बिना वारंट किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसे ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील का नारा कहा गया। उस अधिनियम का विरोध करने के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। लेकिन 5 फरवरी, ये डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड घटित हो जाता है, जिसे हम नाम परिवर्तित करके चौरा चौरी कांड न कहा करके चौरा चौरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया। तो अब चौरा चौरी कांड मत आप लोग कहिए। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी ट्रेन एक्शन घटित होता है और उसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है और एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। वो कौन सा होता है? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। इसके बाद गांधी जी व लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और ये कब होता है? 5 मार्च को होता है। उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के द्वारा जो पृथक निर्वाचन पे मांग की गई थी, अंततः एक समझौता होता है 1932 में, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और आपको बताते चलें, गांधी जी 1931 का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये 2 नंबर में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए ये कहाँ जाते हैं? तो कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस को निराशा का सामना करना पड़ता है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूछा जाए कौन गए थे, तो अंबेडकर ये तीनों कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद गांधी जी के द्वारा जो सक्रिय राजनीति है उससे उतना उसमें शामिल नहीं होते हैं और फिर गांधी जी 1942 में आते हैं एक सक्रिय नेतृत्व के रूप में और 1942 में करो या मरो का नारा देते हैं और कांग्रेस तक को चुनौती दे देते हैं कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट को अगर कांग्रेस के मंच से पार्टिसिपेट नहीं किया गया तो मुट्ठी भर बालू से वो कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस के मंच से उसको सर्वसहमति से स्वीकृति मिल जाती है और यहीं से शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। उसके बाद गांधी जी के द्वारा गांधी जी की जब भारत आज़ाद हो जाता है तो गांधी जी आप देखते हैं कि किसी भी ना तो कमेटी और ना ही संविधान सभा में गांधी जी उपस्थित होते हैं। अंततः उनकी 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत में भी कई आश्रम स्थापित किए गए थे। जैसे दक्षिण अफ्रीका में आप देखेंगे तो फिनिक्स आश्रम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता कहाँ गांधी जी स्थापित किए थे। फिनिक्स आश्रम, टॉल स्टॉय आश्रम की स्थापना किए थे, तो ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए थे। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा 1909 में हिंद स्वराज गुजराती भाषा में ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जाती है, जिसका बाद में कई भाषाओं में अनुवाद होता है। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। इसके अलावा 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। तो ये सब प्रमुख इनकी संस्थाएं होती हैं। तो ये एक समान परिचय रहा। वैसे गांधी जी को पढ़ना और गांधी विचारधारा को समझना काफ़ी समय लग जाएगा, आप लोग इसको स्टडी करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। सीधे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। इसी को ODOP के नाम से जाना जाता है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2018, कैसे याद रखोगे, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है।
तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शुरुआत की जाती है। और जो जिला किसी क्षेत्र विशेष उस जिले में कोई विशेष उत्पाद है उसके लिए जाना जाता है तो उसकी ब्रांडिंग हो, उसका निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक किया जा सके, न केवल भारत में ही बल्कि इंटरनेशनल मार्केट तक उसकी पहुंच हो, उसी को ध्यान में रखकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लाया जाता है। अभी चर्चा में वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट एक बार क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला पूछ रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बताना कौन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट दिया चिन्नौर राइस ऑफ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज बीन गिवन जीआई टैग, कि जीआई टैग अभी राजस्थान के बालाघाट जिले के चिन्नौर राइस को दिया गया। ये बात गलत है, क्योंकि चिन्नौर राइस को तो दिया गया है। चिन्नौर राइस ये बालाघाट जिला जो स्थित है ये बालाघाट मध्य प्रदेश में है और बालाघाट हीरा उत्पादन डायमंड प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो ये भोपाल से 90 किलोमीटर की दूरी पर है बालाघाट। यहाँ के राइस को जिससे चिन्नौर कहा जाता है उसको जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। अब जीआई टैग किस उत्पाद को दिया जाता है? जो किसी क्षेत्र विशेष या भौगोलिक या जलवायु कंडीशन में ही उसका उत्पादन होता है तो उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक उत्पाद या मानव निर्मित उत्पाद कोई भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखिए। अब राजस्थान का अभी एक पाली, राजस्थान के पाली जिले के अंतर्गत सोजत मेहंदी को ये जीआई टैग प्रदान किया गया, ये राजस्थान का है। ठीक, इसके अलावा जो असम का भी हाल फिलहाल की हम बात करें तो असम की जुडिमा, ये राइस चावल से बनाई जाती है जुडिमा वाइन, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा जो मणिपुर का हाथी मिर्च और संतरे, हाथी मिर्च व संतरे को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। अब पूछा जाए जीआई टैग प्रदान किया जाता, क्या पार्लियामेंट ने इसका कोई कानून बनाया? बिल्कुल 1999 का कानून बना हुआ है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहा जाता, 1999 का है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो पहला जीआई टैग 2004 में प्रदान किया गया था और दार्जिलिंग टी को प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन ये पहला गलत है। दूसरा, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट हरा भरा, यानी हरा भरा एक वनावरण यानी वनावरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। क्या तेलंगाना सरकार का? बिल्कुल बात सही है। तेलंगाना सरकार के द्वारा हरा भरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो तेलंगाना में टोटल कितने 33 ज़िले हैं, पूरे 33 ज़िले में ये हरा भरा प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्रियान्वयन होगा। और ये किसी राज्य सरकार के द्वारा या कहा जाए तेलंगाना सरकार के द्वारा उठाया गया या अपना पहला प्रकार का ये कदम है। इसके अंतर्गत 50 लाख जो प्लांटिंग ट्री हैं उनकी सैंपलिंग की जाएगी। 50 लाख वृक्षों को लगाया जाएगा, 50 लाख वृक्षों को लगाया जाएगा। और इसके लिए जो ज़मीन कवर की जाएगी वो 12,000 हेक्टेयर ज़मीन को इसमें कवर किया गया है। और इसमें जो कहा जाए सीड्स हैं उनकी रोपाई जो की जाएगी वो ड्रोन के माध्यम से की जाएगी, और जिस ड्रोन के माध्यम से की जाएगी उसका नाम मारुत ड्रोन है, जो हैदराबाद आधारित एक ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। उसके द्वारा ये सीड कॉप्टर इससे नाम दिया गया, यानी बीजों को हेलीकॉप्टर यानी ड्रोन के माध्यम से बीजों का क्या किया जाएगा, रोपण किया जाएगा, जिससे कि वृक्ष उग सकें और तेलंगाना राज्य में वना आवरण है वो ज़्यादा हो सके, उसमें वृद्धि हो सके। तो यहाँ पूछा कौन गलत है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो गलत पूछ रहा तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते, पूछ रहा कौन सही है। 2 कथन दिए गए। हरनाज संधू ऑफ चंडीगढ़ हैज वोन द टाइटल ऑफ लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021, बिल्कुल बात सही है। अभी हाल फिलहाल में हरनाज संधू को जो चंडीगढ़ के हैं इनको लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का टाइटल से नवाजा गया। दूसरा, द स्टेट्स फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल टावर टू बी सेटअप
इन नोएडा उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की दृष्टि से है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कहाँ उत्तर प्रदेश का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल टावर स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में एक वीडियो अभी जो डाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के नाम से, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि एक स्वच्छ वायु ऐप भी लॉन्च किया गया, जब WHO के 101 शहरों में से जो प्रदूषणकारी शहर थे उनमें 15 शहर उत्तर प्रदेश के थे। और इससे भी डरावनी या खतरनाक बात कि गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुआ भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर था चीन के होतान शहर के बाद। तब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ वायु ऐप को लॉन्च किया जाता है। अब नोएडा में ही उत्तर प्रदेश का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल टावर को भी स्थापित किया गया। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगले वाले क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट देखते हैं, फिर पूछ रहा कौन सही है। इंडिया पवेलियन इनॉगरेटेड बाय पीयूष गोयल एट दुबई एक्सपो 2020 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। यानी दुबई एक्सपो जो 2020 होने जा रहा है, इसको 1 अक्टूबर से शुभारंभ होगा। इसका शुभारंभ इंडिया पवेलियन के द्वारा किया जाएगा। और इसका किसके द्वारा, इंडिया पवेलियन, जिसका नेतृत्व पीयूष गोयल करेंगे, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, रिसर्चर्स फ्रॉम IIT हैदराबाद हैव डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव टू कार्निया ट्रांसप्लांट। कार्निया ट्रांसप्लांट के लिए IIT हैदराबाद के द्वारा क्या किया गया, हैदराबाद के वैज्ञानिकों के द्वारा एक अल्टरनेटिव विकसित किया गया है। तो ये कार्निया प्रत्यारोपण का विकल्प विकसित किया कि उस कैसे, तो ये दोनों बात सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द लूसी मिशन टू स्टडी द ट्रोजन एस्टेरॉयड ऑफ जुपिटर इन द मिशन ऑफ व्हिच स्पेस एजेंसी। यानी कि बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला लूसी मिशन किस स्पेस एजेंसी का मिशन है। तो ये जुपिटर जो बृहस्पति है, तो ये बृहस्पति का जो एस्टेरॉयड है उसका नाम है ट्रोजन। उस पर अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन भेजा जा रहा, जो कि नासा का है। अब बात आई है यहाँ जुपिटर बृहस्पति, तो ये अब पूछा जाए सबसे भारी कौन सा ग्रह है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति सबसे विशाल काय या भारी ग्रह है, प्लेनेट है। तो ये आज का एक करंट रहा। नासा पूछा जाए कहाँ की एजेंसी है, तो ये अमेरिका की एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1958। अब इसके अध्यक्ष प्रमुख कौन हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसरो इंडिया की है, स्पेस एक्स वहाँ की निजी अमेरिका की कंपनी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। अब बारी आती है स्कीम की। तो आज जो हम स्कीम डिस्कस करेंगे वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय की स्कीम को डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है, तो आप लोग इसको ज़रूर लिख रहे होंगे, इसका नोट्स बनाइए। तो पहली जो स्कीम है अटल भूजल योजना है। कौन सी है, अटल भूजल योजना। अब बात आती है कि अटल भूजल योजना को कौन सा मंत्रालय, सबसे पहले मंत्रालय ध्यान रखिएगा, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, जल शक्ति मंत्रालय है। इसे कब लॉन्च किया गया, तो इसे अब आप कैसे, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन पर इसे हर साल सुशासन दिवस, तो सुशासन दिवस की अवसर पर ही इसे 25 दिसंबर और कब 2019 को लॉन्च किया गया, क्योंकि माननीय जो वाजपेयी जी थे उनका जल संरक्षण या जल की सतत उपयोग को लेकर के वो हमेशा चिंतित रहते थे, हमेशा जल संरक्षण की बात करते थे। उन्हीं की स्मृति में इसे 25 दिसंबर 2019 को इसको शुरू किया जाता है। और ये स्कीम कहा जाए कि पूरे भारत में नहीं शुरू है, मात्र 7 राज्यों में इसे शुरू किया गया है। 7 राज्य के कितने ज़िले हैं, 78 ज़िले। 7 राज्य के 78 ज़िलों में शुरू किया गया। और 78 ज़िलों के अगर ब्लॉक पूछा जाए तो ब्लॉक कितने हैं, 193 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं, 193 ब्लॉक्स हैं। अगर ग्राम पंचायतें पूछी जाए तो पहले हमने कहा 7 ज़िले, 7 ज़िले के
ये 193 ब्लॉक, और 193 ब्लॉक के कितने, तो ये 8,353, 83 ऐसे याद रखिए, 83 ग्राम पंचायत शामिल हैं। 7 राज्य, 193 ब्लॉक, 83 ग्राम पंचायतों में से शुरू किया गया। अब बात आती है कि आखिरकार इस 7 जिले हैं कौन, तो जहाँ पर जो भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर है उसका स्तर कम है, जल का स्तर लगातार गिर रहा, उनको शामिल किया गया है। तो इनमें कौन कौन से हैं, तो ये राजस्थान है, राजस्थान के बाद गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। तो ये कितने, 4 ए हो गए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका कौन, तो ये साउथ का कर्नाटक, और उसके बाद ऊपर का हरियाणा। तो दोस्तों अटल भूजल योजना को कितने, 7 राज्यों में लॉन्च किया गया। तो हमने कहा है राजस्थान है, राजस्थान के बाद गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है, यूपी है। तो कितने हो गए, 5 ये हो गए, हरियाणा है और एक कर्नाटक है। 7 राज्यों में से शुरू किया गया, और 7 राज्यों की हमने कहा 193 ब्लॉक्स हैं, और 193 ब्लॉक्स के आगे देखेंगे तो 83 ये ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हैं। कितनी, 83 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। अब बात आती है, ये क्या पूरी तरीके से इसमें राज्य भी फंडिंग करेंगे, नहीं, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका 50% पैसा केंद्र सरकार और बाकी का 50% पैसा विश्व बैंक के द्वारा दिया जाएगा। 5 वर्षों के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। 2020-21 से लेकर के इसकी अवधि 2024-25 तक निर्धारित की गई है। यानी कितने वर्षों के लिए, ये अवधि जरूर ध्यान रखिएगा, 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई। कितना अमाउंट इसके लिए एलोकेट किया गया, 6,000 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। और इसमें क्या जाएगा, जो ग्राउंड वाटर है यानी भूमिगत जल स्तर है उसका सतत प्रबंधन हो, तथा जल संसाधन को बचाने के लिए जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, समुदाय सहभागिता से इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो इसमें कम्युनिटी मतलब भारत के सभी लोगों को शामिल करते हुए जल संरक्षण के लिए प्रयास किया जाएगा। तो इसीलिए इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखा गया है। अब बात करते हैं कि इसमें जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड मैपिंग है, उससे संबंधित जो मॉनिटरिंग है, उससे संबंधित अन्य जो बस्टिंग है, इन सब को जिम्मेदारी, इन सब को तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को भी सौंपी गई है, यानी ग्राम पंचायत को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये पहली स्कीम थी जो आपको जाननी चाहिए। अब दूसरी स्कीम पे आते हैं जो इसी जल शक्ति मंत्रालय का है, जिसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, लेकिन ये जल जीवन मिशन अर्बन यानी शहरी क्षेत्र का है, जल जीवन शहरी। तो इसकी अनाउंसमेंट जो होती है वो बजट 2021-22 में होती है। कौन से बजट 2021-22 में की गई। और इसमें जो नल टोटी वाला पानी होता है, उस टोटी वाला पानी हर एक घर में पहुँचे शहर के, तो ये टैप कनेक्शन को, इसमें टैप इसी को बोलते हैं, नल के माध्यम से पानी पहुँचे, और प्लस सीवर टैप व सीवर कनेक्शन पर ध्यान दिया गया है। तो ये जल जीवन मिशन शहरी है, इसमें टैप व सीवर कनेक्शन पर ध्यान दिया गया है। और इसमें जो शहरी क्षेत्र में कितना टारगेट सेट किया गया, ये टारगेट सेट किया गया है 2.68 करोड़ घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाएगा। कितना, 2.68 करोड़। इसमें जो अर्बन हाउस होल्ड होते हैं उसमें फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शन किया जाएगा। अगर सीवर की बात किया जाए तो कितने, जो 500 अमृत सिटी हैं, अमृत स्कीम के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अमृत
स्कीम के अंतर्गत जो 500 शहर शामिल हैं उनको भी शामिल किया गया। उनमें लगभग 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन भी किया जाएगा। तो ये स्कीम है जिसका नाम है जल जीवन मिशन शहरी। अगर इसमें फंडिंग की बात की जाए तो ये फंडिंग कैसी होगी, जो यूटीज हैं उस यूटीज में 100% फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, पूर्वोत्तर भारत, साथ में हिली एरिया, पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसमें 90% फंडिंग केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा ऐसे राज्य, ऐसे शहर जिनमें 1 लाख से कम जनसंख्या है, 1 लाख से कम है, तो इसका 1/3 फंडिंग केंद्र सरकार करेगी। अगर 1 से 10 लाख हैं तो फंडिंग अब घटेगी। किसी शहर की आबादी 1 से 10 लाख है तो इसका कितना, तो इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ एक करेक्शन कीजिएगा, जो 1 लाख से कम जनसंख्या है तो इसका 50% फंडिंग कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। अगर पॉपुलेशन 1 से 10 लाख है तो इसका 33.33% या 1/3 फंडिंग कौन, केंद्र सरकार करेगी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हुई तो इसकी फंडिंग कितनी, 1/4 1/4 या 1/4 या 25% फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो ये स्कीम थी जल जीवन मिशन शहरी, जिसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब आपको बताना है जल शक्ति मंत्रालय कितने मंत्रालयों को मर्ज करके बनाया गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।